नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर राम बामणिया आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस क्लास के अंदर नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे और इसमें हम बात करने वाले हैं मेंडल के द्वारा जो संकरण तकनीक काम में ली गई उसके अंदर जो विधि काम में ली गई, या हम ये कहें कि संकरण की जो तकनीक काम में ली गई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम मेंडल ने जब भी प्रयोग शुरू किए उससे पहले जो तकनीक काम में ली, सबसे पहली तकनीक काम में ली उसको हम कहते हैं वी फंक्शन। क्या कहते हैं? वी फंक्शन, या जिसको हम इमैस्कुलेशन भी कहते हैं। इमैस्कुलेशन या वी फंक्शन। वी का मतलब हटाना, फंक्शन का मतलब पुंकेसरों, मतलब मटर का जो पौधा है वो द्विलिंगी होता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होता है। हम यदि स्वर परागण करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर नर भाग भी है मादा भाग भी है, उसी पुष्प के अंदर दोनों प्रकार के जनन अंग पाए जाते हैं। तो स्वर परागण करवाना तो आसान है, लेकिन यदि हम कृत्रिम रूप से नियंत्रित परिस्थितियों के अंदर पर परागण करवाना चाहते हैं तो हम वी फंक्शन की क्रिया करते हैं और एक ऐसा पुष्प जिसमें हम पुंकेसर परिपक्व हो उससे पहले चिमटी की सहायता से पुंकेसरों को वहां से हटा देते हैं। तो इस तरह से जो हमें पुष्प प्राप्त होता है वह मादा पुष्प प्राप्त होता है। और यह जो प्रोसेस है, यह जो विधि है, इसको हम कहते हैं वी फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जिस पादप का उपयोग मादा पुष्प के रूप में किया जा रहा है उस पुष्प के अंदर पराग कोष या पुंकेसर के परिपक्व होने से पूर्व चिमटी की सहायता से इस भाग को हटा देना या पुंकेसर को हटा देना, इसी को हम वी फंक्शन कहते हैं। अब इस तरह से क्या होगा, हमें मादा पुष्प प्राप्त हो जाएगा। अब मादा पुष्प प्राप्त हो गया, नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं थैलीकरण। थैलीकरण या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको बेगिंग, या इसको कहा जाता है बोरा वस्त्रावरण। मतलब ये होता है कि हमने वी फंक्शन की प्रोसेस के द्वारा जो मादा पुष्प प्राप्त किया है, यदि यह मादा पुष्प खुला रहेगा तो बाहर से पराग कण आकर उसके ऊपर गिर सकते हैं। यदि बाहर से पराग कण आकर गिर जाएंगे तो हम ये कहते हैं कि नियंत्रित परिस्थिति के अंदर पर परागण होना चाहिए, तो वो नियंत्रित परिस्थिति में नहीं होगा, मतलब वो प्राकृतिक रूप से इसमें पर परागण हो जाएगा। जबकि हम बात कर रहे हैं कृत्रिम संकरण की, हम उसमें कृत्रिम रूप से पर परागण करवाना चाहते हैं। तो हमने जैसे ही वी फंक्शन के प्रोसेस के द्वारा मादा पुष्प प्राप्त किया, हम क्या करेंगे, उस पुष्प के ऊपर तुरंत एक कागज, बटर पेपर या कागज या प्लास्टिक की जो थैली है उसके द्वारा उस पुष्प को ढक देंगे। मतलब वी फंक्शित पुष्प के ऊपर एक बैग बांध देंगे, इसी को हम कहते हैं बैगिंग। एक प्लास्टिक की थैली बांध देंगे, इसको हम कहते हैं थैलीकरण, या इसके ऊपर एक वस्त्र का आवरण डाल देते हैं, इसको बोरा वस्त्रावरण कहा जाता। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं थैलीकरण। तो जो वी फंक्शित पुष्प है उसको एक प्लास्टिक की थैली के द्वारा ढक देना थैलीकरण कहलाता है या बेकिंग कहलाता है। इस तरह से हमने एक वांछित गुणों वाला जो नर पौधा है उसके पराग कणों को लेकर हमारी इच्छा के अनुसार या कृत्रिम संकरण के द्वारा एक मादा पुष्प तक हमने पर परागण करवा दिया। अब हमें इससे जो पौधा प्राप्त होगा, जो इसकी संतान हमें प्राप्त होगी, वो इच्छित या वांछित संतान प्राप्त होगी। अब हमने थैलीकरण के द्वारा उसको ढक दिया, जैसे ही वह मादा पुष्प परिपक्व होगा उस समय हम क्या करेंगे, एक जो वांछित नर का पौधा है, वांछित नर युग्मक हम उस थैली को हटाकर उसके वर्ती कागज के ऊपर छिड़कते हैं। तो उसमें जो परागण की क्रिया होगी, उसमें जो परागनली का निर्माण होगा और उससे जो फल बढ़ेंगे या जो नया पौधा बनेगा वो वांछित लक्षणों वाला प्राप्त होता है। तो इस तरह से वी फंक्शन और थैलीकरण इन दो प्रोसेस के द्वारा हम कृत्रिम रूप से संकरण करवाते हैं।
तीसरा इसमें आता है टैग लगाना। हमने ये जो भी प्रोसेस किया है, प्रोसेस करने के बाद है उस पौधे के ऊपर एक टैग लगा देते हैं जिसके ऊपर आवश्यक जानकारी लिखते हैं, मतलब रीफंक्शन कब किया, किसने किया, और इसमें वो हमने कृत्रिम रूप से परागण कब करवाया, उसका क्या रिजल्ट रहा, ये सब चीजें एक पौधे के ऊपर टैग लगाकर हम इनको लिख देते हैं। तो जो मेंडल की संकरण तकनीक है उसमें 3 तकनीक काम आती है। पहला विपुंसन, उसके बाद में थैलीकरण और उसके बाद में आता है टैग लगाना। विपुंसन का मतलब पुंकेसरों को हटा देना ताकि कृत्रिम रूप से हम पर परागण करवा सके, और थैलीकरण का मतलब है हमने जिस पुष्प से पराग कोष को हटाया है उसमें नियंत्रित परिस्थिति में हम पर परागण करवा सकें, या हम ये कहें कि प्राकृतिक रूप से पर परागण नहीं हो, इससे बचने के लिए उसके ऊपर प्लास्टिक की थैली बांध देते हैं, इसी को हम थैलीकरण कहते हैं। और तीसरा जो प्रोसेस है वो होता है टैग लगाना। उस पौधे के ऊपर टैग लगाकर हम जो उससे रिलेटेड जानकारी है वो उस टैग के ऊपर लिख देते हैं। मेंडल के द्वारा जो तकनीक काम में ली गई, सबसे पहले विपुंसन, उसके बाद बैगिंग, इमैस्कुलेशन, बैगिंग और टैग लगाना या टैगिंग। तो इमैस्कुलेशन में देखो इसका चित्र के द्वारा प्रदर्शन, ये पुष्प है, पुष्प का ये कौन सा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है, ये पुष्प का जो नर भाग है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, और इस पुष्प का हम मादा पुष्प के रूप में विकास करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक कैंची की सहायता से ये जो पुंकेसर है, मतलब जो पराग कोष है, इनको परिपक्व होने से पहले कैंची की सहायता से हटा देते हैं। इसको इमैस्कुलेशन या विपुंसन कहा जाता है। अब देखो ये पराग कोषों को इस तरह से कैंची की सहायता से हटा दिया गया। नेक्स्ट इमैस्कुलेशन के बाद में आता है बैगिंग। बैगिंग में अब देखो ये इसका मादा भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है, इसमें ये जो पुंकेसर वाला भाग था ये कैंची की सहायता से हटा दिया गया। अब इसके अंदर, इस पुष्प के अंदर जो पुंकेसर वाला भाग है वो नहीं पाया जाता है, नहीं इसमें होता है। और इसके ऊपर ये देखिए इस तरह की एक पॉलीथीन बांध दी गई है, और ये जो पॉलीथीन बांध दी गई है इसी को हम कहते हैं थैलीकरण, मतलब थैली बांध दी गई है। थैली बांधना, प्लास्टिक से इसको आवृत करना, इसी को हम कहते हैं थैलीकरण। तो इस तरह से थैलीकरण कर दिया जाता है। अब इससे क्या फायदा होगा कि ये जो मादा पुष्प है इसके सभी भागों को थैली के द्वारा कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हमारी मर्जी के बिना, हमारी इच्छा के अनुसार ही परागकण हम इसमें छिड़क सकते हैं। बाहर से कोई अवांछित परागकण आकर इस मादा भाग को निषेचित नहीं कर सकता। तो दूसरा जो प्रोसेस है बैग बांधना, थैली बांधना, बैगिंग कहलाता है। इसके बाद में यदि बात करें तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है इस पुष्प से जोड़कर हम एक टैग लगा देते हैं, इसको हम कहते हैं टैगिंग। टैग लगाना, टैग बांधना टैगिंग कहलाता है। और यहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की जो भी जानकारी है इस पौधे से रिलेटेड वो सब जानकारी इस टैग के ऊपर लिख लेते हैं। जैसे क्या होगा, इससे संबंधित सभी जानकारी मिलती रहेगी। तो इस तरह से हमने इमैस्कुलेशन किया, विपुंसन किया, पुंकेसरों को हटा दिया, फिर बैग बांध दिया, बैगिंग कर दिया, टैगिंग कर दिया, टैग लगा दिया। अब ये जो मादा पुष्प है, जब ये मादा पुष्प परिपक्व होता है, जब यह परिपक्व होता है उस समय इस थैली को यहाँ से हटा देंगे और हमारी इच्छा के अनुरूप या जो वांछित नर युग्मक है या जो वांछित पौधे के परागकण है उसको लाएंगे और हम कृत्रिम रूप से इस वर्ती कागज के ऊपर इसका छिड़काव करते हैं। तो क्या होगा, इस तरह से जो नया पौधा बनेगा उसमें मादा भाग है वो हमें हमारी इच्छा के अनुसार या वांछित गुणों वाला मादा पौधा है और वांछित गुणों वाला नर पौधा है। इन दोनों में यदि हम कृत्रिम रूप से संकरण करवाते हैं तो हमें वांछित पौधों की प्राप्ति होती है या वांछित संतान की प्राप्ति होती है। जेनेटिक्स से संबंधित शब्दावली, मतलब ऐसे कुछ शब्द है जिनका अर्थ यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हम मेंडल के जब संकरण प्रयोग करेंगे तब ये जो शब्द है इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए।
तो देखिए सबसे पहले आता है कारक, कारक जिसको फैक्टर भी कहा जाता है। और मेंडल ने जब अपने संकरण प्रयोग किए उस समय तक जीन की खोज नहीं हुई थी, मतलब जीन शब्द नहीं आया था। जीन शब्द 1909 के अंदर किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। और चीज वो की वो है, जो जीन है उसको मेंडल ने कारक बोला, और मेंडल के द्वारा दिए गए थे कारक, इसलिए इसको मेंडेलियन कारक भी कहा जाता है। तो ये कारक होते हैं, ये वंशागति की इकाई होती हैं और लक्षण प्रकट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देखिए ये जो कारक होते हैं इनको बाद में जोहानसन ने जीन कहा, इसी को मेंडल ने कारक कहा, जिसको हम फैक्टर कहते हैं, और इसको एलिमेंट भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये जो कारक है ये मेंडल के द्वारा दिया गया शब्द था, और वंशागति की इकाई इस कारक को कहा जाता है। और वंशागति के लिए ये कारक जिम्मेदार होते हैं। किसी भी जंतु के अंदर जो लक्षण प्रकट होता है उसके लिए जिम्मेदार ये कारक होते हैं या ये जीन होते हैं। जीन शब्द 1909 के अंदर जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद में शब्द आता है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी जिसको एलील कहा जाता है, युग्म विकल्पी या एलील कहा जाएगा। किसी जीन, मतलब एक जो जीन है उस जीन का एकांतरित स्वरूप, मतलब एक जीन जोड़ों में पाए जाते हैं। एक जीन के दो स्वरूप होते हैं जिसको हम एकांतरित स्वरूप कहते हैं, और ये दोनों जो एकांतरित स्वरूप होते हैं ये समजात गुणसूत्रों के ऊपर समान स्थिति पर पाए जाते हैं। ये जैसे मान लो दो गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्र है, और समजात गुणसूत्रों के ऊपर समान स्थिति पर पाए जाने वाले जीन के दो स्वरूप एलील या युग्म विकल्पी कहलाते हैं। जैसे इस गुणसूत्र के ऊपर ये जीन है स्मॉल टी, इसके समान स्थिति में दूसरा जो गुणसूत्र है, मतलब एक गुणसूत्र का समजात गुणसूत्र की बात करते हैं तो इसमें समान स्तर पर दूसरा जीन का विकल्प पाया जाता है, इसको युग्म विकल्पी कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद में दो तरह के अनुपात आते हैं, लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। लक्षण प्ररूप को हम कहते हैं फिनोटाइप, जीन प्ररूप को कहते हैं जीनोटाइप। ये जो दोनों शब्द है ये जोहानसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए, क्योंकि ये जो दोनों शब्द है ये दोनों शब्द जीन की खोज के बाद आए। क्योंकि जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने की थी। या जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। कब दिया था? 1909 के अंदर। तो ये जो लक्षण प्ररूप है, जीनोटाइप है और फिनोटाइप है, ये दोनों अनुपात जीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये शब्द किसने दिए? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए लक्षण प्ररूप जिसको फिनोटाइप कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? किसी लक्षण का बाह्य स्वरूप। जैसे मान लो कोई पौधा है, पौधे का बाहर से मतलब उसका क्या लक्षण है, या पौधे के जो बाह्य लक्षण है या पौधे का बाहर से जो लक्षण है उस आधार पे हम प्राप्त करते हैं अनुपात, तो उसको हम कहते हैं लक्षण प्ररूप अनुपात। जैसे उदाहरण के लिए 10 पौधे हैं, 10 पौधे में हमने देख लिया, बाहर से देख लिया कि लंबे कितने हैं, बौने कितने हैं, तो 10 में से 5 लंबे हैं और 5 बौने हैं, तो अनुपात हो गया 5:5, 1:1। मान लो लंबे पौधे 6 है और बौने पौधे 4 है, तो अनुपात क्या प्राप्त हो जाएगा? 6:4, 3:2। तो बाहर से देखने से हमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उस आधार पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसको हम लक्षण प्ररूप कहते हैं। जीन प्ररूप या जीनोटाइप। अब जीनोटाइप में क्या होगा? किसी लक्षण का आनुवंशिकीय स्वरूप। कोई भी पौधा है, दिखने में आपको लंबा दिखे चाहे बौना दिखे, लेकिन उसके अंदर जीनोटाइप कौन सा है, उसके अंदर जीन कौन सा है, अंदर पाए जाने वाले जीन के आधार पर जो अनुपात प्राप्त होता है उसको हम कहेंगे जीन प्ररूप। अब ये जो दोनों प्रकार के अनुपात है, ये लक्षण प्ररूप अनुपात वातावरणीय कारकों से प्रभावित हो सकता है। किसी वातावरण की वजह से पौधा लंबाई में बढ़ सकता है या बौना रह सकता है।
लेकिन ये जो जीन प्ररूप है या जो जीनोटाइप है यह वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो इस तरह से लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप। आगे हम जब मेंडल के नियमों के बारे में बात करेंगे तो F1 PD F2 PD प्राप्त होगी। इन पीडीओ के अंदर लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात हमें लिखने होंगे। अन्य परिभाषाओं की बात करें तो आता है समयुग्मजी या होमोजाइगस। समयुग्मजी या होमोजाइगस का मतलब है किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो जीन है उसके दोनों युग्म विकल्पी समान हो। किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाली जो जीन है उस जीन के दोनों जो युग्म विकल्पी है वो यदि समान है तो इसको हम कहेंगे समयुग्मजी। जैसे यह एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन है और उसके दोनों युग्म विकल्पी समान हो, मतलब दोनों ही कैपिटल टी है या फिर दोनों ही स्मॉल टी हो, इसको हम कहेंगे समयुग्मजी। अब विषम युग्मजी की बात करें तो इसका उल्टा हो जाएगा विषम युग्मजी, जिसको हेटेरोजाइगस कहा जाता है। कोई भी एक लक्षण है उसको नियंत्रित करने वाली जो जीन है उसके दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं तो इसको विषम युग्मजी कहा जाता है। जैसे ये जो जीन है इस जीन के दो युग्म विकल्पी है कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाली जीन के दो युग्म विकल्पी है और ये असमान है, इसलिए इसको विषम युग्मजी कहा जाता है। इसके बाद आता है पश्च संकरण, बैक क्रॉस। बैक का मतलब पीछे, बैक क्रॉस। F1 PD के जो होते हैं उनका यदि संकरण जनक पीढ़ी के साथ करवाया जाए, यदि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण जनक पीढ़ी के साथ करवाया जाए, मतलब जस्ट पिछले का मतलब जनक, यदि इनका संकरण जनक पीढ़ी के साथ करवाया जाए तो इसको बैक क्रॉस या फर्स्ट संकरण कहा जाता है। यह जो बैक क्रॉस है यह दो प्रकार का होता है, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। आउट का मतलब बाह्य संकरण, टेस्ट क्रॉस का मतलब परीक्षण संकरण। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। ये जो हमने बात की है कि F1 पीढ़ी के पौधे हैं इनका संकरण यदि जनक पीढ़ी के साथ हो तो जनक पीढ़ी के अंदर दो प्रकार के पौधे होते हैं, नर और मादा, या प्रभावी और अप्रभावी। तो देखिए F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उसका जीनोटाइप हमेशा विषम युग्मजी होता है। ये स्मॉल टी कैपिटल टी हो सकता है या इस कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकता है, जो भी होगा विषम युग्मजी होगा। यदि F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं इनका संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाए तो इसको हम कहेंगे बाह्य संकरण, और यदि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ में करवाया जाता है तो इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब है परीक्षण संकरण। अब इसमें हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। कैसे करेंगे, देखिए एक संकर संकरण के अंदर या एक संकर संकरण में जब टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है तो जीनोटाइप 1:1 प्राप्त होता है, फिनोटाइप भी 1:1 प्राप्त होता है। और द्विसंकर संकरण की बात करते हैं तो जीनोटाइप 1:1:1:1 प्राप्त होता है और जो फिनोटाइप है वो भी बिल्कुल समान प्राप्त होता है, 1:1:1:1 प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये जो बैक क्रॉस है इसके दो भाग हो जाएंगे, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या है, F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण किससे, अप्रभावी जनक के साथ। यदि F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण अप्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो इसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे, और F1 पीढ़ी के पौधों का संकरण प्रभावी जनक के साथ करवाया जाता है तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। व्युत्क्रम क्रॉस, व्युत्क्रम का मतलब होगा नर और मादा इनका लिंग बदल कर क्रॉस करवाना। यदि नर और मादा इनका लिंग बदल कर क्रॉस करवाया जाता है तो इसको हम व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। लिंग बदल, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण।
मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण का मतलब ये होगा ऐसा संकरण जिसमें एक ही लक्षण के दो युग्म विकल्पियों का या दो युग्म विकल्पी रूपों का अध्ययन करने के लिए संकरण करवाया जाता है। ऐसा संकरण जिसमें एक लक्षण के जो जीन है, एक लक्षण का जो जीन है उसके जो दो रूप है उन रूपों का अध्ययन करने के लिए संकरण किया जाता है। इसको एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक लक्षण दिया तने की लंबाई, लक्षण तो हमने एक लिया लेकिन इसके रूप कितने हैं? दो। इसके एलील कितने हैं? दो। इसके युग्म विकल्पी कितने हैं? दो। इस तरह से यदि हम एक लक्षण लेते हैं तने की लंबाई और इसके दो रूप लंबा और बोना, इनका यदि अध्ययन करने के लिए या एक लक्षण के दो रूपों का अध्ययन करने के लिए यदि हम संकरण करते हैं तो इसको एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अब देखिए मेंडल ने जो काम किया, मेंडल ने जो प्रयोग किए, उन्होंने जो प्रयोग किए एक संकरण से संबंधित और उसमें उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष के तहत मेंडल ने दो नियम दिए थे। मेंडल ने एक संकर संकरण के जो निष्कर्ष थे, उसके जो परिणाम थे, उसके परिणाम स्वरूप मेंडल ने दो नियम दिए थे जिसको हम मेंडल का पहला नियम और मेंडल का दूसरा नियम कहते हैं। अब मेंडल का जो पहला नियम है उसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, दूसरा जो नियम है उसको हम कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। दोनों प्रकार के नियम इसके बाद में हम एक संकर संकरण पढ़ेंगे, उस समय इनके बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक इसकी ओनली परिभाषा पढ़ी है, परिभाषा के बारे में बात की। नेक्स्ट आता है द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब डाई का मतलब दो, एक ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों को या दो लक्षणों के जो विभिन्न रूप है उनका अध्ययन करने के लिए संकरण किया जाए। एक ऐसा संकरण जिसमें दो लक्षणों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के लिए संकरण करवाया जाता है, इसको हम क्या कहेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। उदाहरण के लिए बीज के हमने दो लक्षण लिए, मेंडल ने बीज के दो लक्षण लिए, कौन कौन से? एक तो बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार, रंग और आकार। अब रंग है तो उसके भी दो रूप है, आकार है तो इसके भी दो रूप है। इस तरह से लक्षण दो हुए तो इसके रूप कितने हो जाएंगे? चार। तो दो लक्षणों के विभिन्न रूप या दो लक्षणों के जो चार रूप है इनका अध्ययन करने के लिए यदि संकरण करवाया जाए तो इसको हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। और मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण करवाया उसमें बीज के दो लक्षण लिए, एक तो बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार। अब बीज का रंग जो पीला था ये था प्रभावी और आकार इसका जो गोल था ये था प्रभावी, और रंग जो हरा था वो था अप्रभावी और आकार जो झुर्रीदार था वो था अप्रभावी। तो ये जो लक्षण है इसके जो रूप है एक प्रभावी है दूसरा अप्रभावी है। यह प्रभाविता के नियम में बात करेंगे। अब इसी तरह से यदि त्रिसंकर संकरण हो तो यदि त्रिसंकर संकरण हो तो तीन लक्षणों के जो विभिन्न रूप है, तीन लक्षणों के विभिन्न रूप मतलब तीन लक्षणों के कितने रूप हो जाएंगे? 6 रूप हो जाएंगे। तो तीन लक्षणों के विभिन्न रूपों का अध्ययन करने के लिए यदि संकरण करवाया जाए तो उसको त्रिसंकर संकरण कहा जाता है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जो ये मेंडल के हम आगे प्रयोग पढ़ेंगे, मेंडल के जो नियम पढ़ेंगे, उससे पहले हमें जो जो ऐसे शब्द है जिसकी परिभाषा की हमें जानकारी होनी चाहिए, तो ये जो पारिभाषिक शब्दावली है या विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं उनकी परिभाषा क्या है उनको हमने समझने का प्रयास किया। तो इस तरह से आज की इस क्लास के अंदर हमने मेंडल के प्रयोगों में मेंडल ने जो तकनीक अपनाई उसके बारे में बात किया
और आनुवांशिकी से संबंधित या मेंडल से संबंधित या मेंडल के नियमों से संबंधित जो ऐसे शब्द है जिसकी परिभाषा हमें ध्यान होना जरूरी है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो इस तरह से आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।